आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 12वीं सीट पर पेंच। जी हाँ, यूपी विधान परिषद की 12 सीटों पर चुनाव से पहले सियासत खूब तेज हो गई है। 12 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी आसानी से जीत हासिल कर सकती है क्योंकि उसके पास नंबर गेम है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने दो प्रत्याशियों को उतार कर ट्विस्ट ला दिया। सवाल यह है कि अगर समाजवादी पार्टी एक ही सीट जीत सकती है तो फिर दूसरा प्रत्याशी क्यों उतारा समाजवादी पार्टी ने। अब सवाल यह उठता है कि क्या बसपा के विधायकों में फिर सेंध लगाएगी समाजवादी पार्टी। सवाल यह भी कि क्या विधान परिषद चुनाव में सीएम योगी बेपर्दा करेंगे गुप्त गठबंधन को। पहले रिपोर्ट, फिर इसी मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस। यूपी में 12 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौजूदा गणित को देखकर साफ है कि बीजेपी 10 सीटें आसानी से जीत सकती है और एक सीट सपा। लेकिन अब 12वीं सीट पर पेंच फंस गया है। दरअसल सपा ने पूर्व मंत्री अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। सीटों के लिहाज से सपा के खाते में एक सीट आराम से आ जाएगी, लेकिन दूसरी सीट के लिए उसे मशक्कत करनी पड़ सकती है। वहीं बीएसपी ने भी 2 विधान परिषद के फॉर्म खरीदे हैं। ऐसे में एक सीट के लिए सपा और बसपा में अच्छी खींचतान देखने को मिलेगी। एक बार आपको 12 सीटों का गणित बताते हैं। यूपी में 12 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव होगा। प्रति सीट 32 वोट जरूरी हैं। भाजपा के पास 300 और अपना दल के पास 10 विधायक है। वहीं सपा के पास 48 विधायक है। बसपा के पास हैं तो 18, लेकिन 5 को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है और रामवीर उपाध्याय निलंबित हैं। कांग्रेस के पास 7 विधायक हैं, जिनमें 2 बागी हैं। अपना दल के साथ भाजपा की 10 सीट तय, सपा की 1 सीट तय। कुल मिलाकर कहें तो 12 सीट पर खींचतान देखने को मिलेगी। भाजपा को बसपा का साथ मिलने की उम्मीद। बसपा प्रमुख मायावती सपा को हराने के लिए दे सकती हैं भाजपा का साथ। कांग्रेस के 2 बागी विधायक भाजपा के पाले में आ सकते हैं। रघुराज प्रताप सिंह सहित छोटे दल भी भाजपा का साथ दे सकते हैं। सपा को भी बसपा और कांग्रेस के बागियों से उम्मीद। अखिलेश यादव सपा को भाजपा के मुख्य विपक्षी के तौर पर सामने लाएंगे। भाजपा का विरोध करने वाले छोटे दलों को लुभाने की फिराक में सपा। अब सवाल उठता है कि क्या विधान परिषद चुनाव में सीएम योगी बेपर्दा करेंगे गुप्त गठबंधन। क्या बसपा के विधायकों में फिर सेंध लगाएगी सपा। सवाल ये भी है कि क्या बागियों के सहारे विपक्ष 12वीं सीट पर फंसाएगा पेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देखिए, अब समाजवादी पार्टी को जाहिर सी बात है बागियों का ही सहारा है, क्योंकि एक सीट तो क्लीन मिल जाएगी समाजवादी पार्टी को, लेकिन दूसरी के लिए संघर्ष करना होगा बाकी और पार्टी के लोगों के साथ में। पिछली दफा आपको याद होगा, जब पिछली दफा एमएलसी का चुनाव हुआ था, उस दौर में भी एक सीट को लेकर पेच फंस गया था, लेकिन बसपा का जो रुख था, उस बसपा के रुख में, और जो बसपा के कुछ विधायक थे जिन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनका निलंबन भी हुआ, उसने पूरा का पूरा एक, ये कह लीजिए कि मोड़ जो है राजनीति में ला दिया था। और तब ये कहा जा रहा था कि अब अखिलेश यादव अपनी पॉलिटिक्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम बैक कर रहे हैं, और जो उन्होंने बाजी खेलनी थी वो बाजी खेल गए। उसके बाद चाहे कितनी लकीरें कोई पीटता क्यों न रहा हो, लेकिन अखिलेश ने जो साबित करना था वो उसे साबित करने में कामयाब रहे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए विधान परिषद चुनाव का गुणा गणित दिखाने की कोशिश करते हैं। दरअसल 12 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। प्रति सीट 32 वोट जरूरी है लगभग। भाजपा के पास है 309 प्लस अपना दल। समाजवादी पार्टी के पास 48 है, बसपा के पास 18, जिनमें से 5 को वो कारण बताओ नोटिस दे चुकी है और रामवीर उपाध्याय निलंबित हैं। कांग्रेस में 7 विधायक हैं, जिनमें 2 बागी हैं अपना दल के साथ। भाजपा की 10 सीट तय है, सपा की 1 सीट तय है। पेच फंसा है तो सिर्फ 12वीं सीट पर, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि अब इस 12वीं सीट को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतार तो दिया, लेकिन इस जंग को लड़ने के लिए अब सहारा किसका। क्या समाजवादी पार्टी के पास में बागियों का सहारा है, जिन बागियों के सहारे अपनी नैया को पार लगाना चाहती है समाजवादी पार्टी। एमएलसी चुनाव में ये 12वीं सीट अपने कब्जे में करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है समाजवादी पार्टी। क्या विधान परिषद की 12वीं सीट पर खींचतान है। ग्राफिक्स जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भाजपा को बसपा का साथ मिलने की उम्मीद है।
बसपा प्रमुख मायावती सपा को हराने के लिए भाजपा का साथ दे सकती, क्योंकि पिछली बार एमएलसी के चुनाव में जब उनके विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, उसके बाद ही मायावती ने स्पष्ट कर दिया था कि आगे आने वाले चुनाव में, अगले एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वो किसी भी पार्टी के साथ जा सकती है। किसी भी, तो वो कहना उनकी मजबूरी था, लेकिन सबके कयास यही थे कि भाजपा के साथ वो जा सकती है समाजवादी पार्टी को किनारे लगाने के लिए। कांग्रेस के 2 बागी विधायक भाजपा के पाले में आ सकते हैं, क्योंकि लगातार आप जानते हैं किस तरीके से कांग्रेस के 2 बागी विधायक लगातार बीजेपी की भाषा बोलते रहे, पार्टी लाइन से हटकर सेशन में भी पहुंच गए। तो ऐसी कई घटनाएं रही। रघुराज प्रताप सिंह सहित छोटे दल भी भाजपा का साथ दे सकते हैं। सपा को भी बसपा और कांग्रेस के बागियों से उम्मीद है। अखिलेश यादव सपा को भाजपा के मुख्य विपक्षी के तौर पर सामने लाएंगे। भाजपा का विरोध करने वाले छोटे दलों को लुभाने की फिराक में समाजवादी पार्टी भी है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पूरा गणित हमने आपको समझा दिया, किसके पास कितनी सीटें हैं, कितने विधायक हैं, और एक एमएलसी का चुनाव जीतने के लिए, यानी एक एमएलसी अपना पहुंचाने के लिए कितने विधायकों की जरूरत होगी। ये पूरा आंकड़ा, ये पूरा गणित तो आपने समझ लिया। अब समझेंगे राजनीति को, कि इसमें राजनीति क्या है। समाजवादी पार्टी ने ये जो चाल चली है, इस चाल के जरिए वो किसको मात देना चाहते हैं, बसपा को या फिर बीजेपी को, या फिर वो ये दिखाना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी बनकर अगर कोई उभर रही है तो वो समाजवादी पार्टी। दूसरा एक और संदेश वो देना चाहेंगे, वो ये कि आप देखिए छोटे छोटे दल किस तरीके से समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से कह चुकी है कि किसी बड़ी पार्टी से कोई गठबंधन इस बार नहीं होगा, छोटे छोटे दलों के साथ में गठबंधन जरूर होगा। लेकिन अब होगा क्या आगे, 12वीं सीट जिस पर पेच फंसा है, उसमें किसकी नैया पार लगने वाली है। कमर अली प्रवक्ता बीजेपी, मनोज तिवारी नेता कांग्रेस, कपिल श्रीवास्तव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विनय पटेल नेता आम आदमी पार्टी हमारे साथ में जल्द ही शामिल होंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, अंक गणित आपके पास 1 का, प्रत्याशी उतारते हैं आप 2-2, इसका क्या संदेश देना चाहते हैं? पूजा जी, संदेश बहुत स्पष्ट और वो हर एक तक पहुंच भी गया। और आज से ही नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर जो उच्च सदन के चुनाव होते हैं, जिसमें हमारे विधायक ही चुनते हैं, उसमें ये कंपल्शन नहीं होता है कि कोई पार्टी का विधायक किसी पार्टी को ही वोट देगा। ये अमूमन एक माना जा सकता है। तो हम तो अपने नीतियों और नेतृत्व के ऊपर अपना प्रत्याशी उतारे हैं। और एक अंक गणित में थोड़ा ग्राफिक्स में आपके ठीक करा दूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भी सिर्फ 9 ही एमएलसी मिल रहे हैं। आप 32 कह रही हैं, हमने भी निकाला, उसका शोध किया है, 33 विधायक एक पे आ रहे हैं और इनको करीब करीब 18 विधायकों की कमी पड़ेगी। तो उन्होंने भी सोचा होगा और संवैधानिक रूप से दोनों पार्टियां उतार रही। 10वीं सीट उनके लिए, 12वीं सीट हमारे लिए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि समाजवादी पार्टी ने अगर उतारा है तो जीत सुनिश्चित करने के लिए ही उतारा है। बार भी और ऐसी कुछ समाजवादी कोशिशें की थी आपने, लेकिन पार्टी पिछली के बार भी दोनों आपकी MLC कोशिश प्रत्याशी कामयाब थे। नहीं हो पाई थी। देखिए, इस बात को कोशिश आप क्यों कहती? मैं तो सीधी एक बात कहता हूं कि लोकतंत्र में कोशिश नहीं होती है कि आपने बड़ी कोशिश की, परिणाम से मतलब होता है। तो परिणाम भी आपके लिए नहीं रहा। पिछली बार का जो परिणाम था वो भी आपके हित में नहीं रहा। आपने पूरी कोशिश की, आप चाहते थे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपने जो दूसरी कोशिश की थी पर्दे के पीछे, वो कामयाब होने में जरूर आपको कामयाबी हासिल मिली। देखिए, पॉलिटिक्स को कभी एक सीट पे केंद्रित मत कीजिए पूजा जी। एक सीट भी बड़े बड़े पैगाम देती है भविष्य के। और मैं बहुत स्पष्ट सी बात कहता हूं कि राजनीति में शुचिता जरूर होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुने। और आपने देखा होगा कि अभी ज्यादा समय नहीं बीता है कि भारतीय जनता पार्टी से कि 200 विधायक विधानसभा में इन्हीं के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उनकी भी तो आत्मा की आवाज है, उनको भी तो सुनाई देती होगी। तो आपको क्या लग रहा है कि इनके विधायक आपके साथ खड़े हो जाएंगे? और भ्रष्टाचार को अभी खोलने तक का तो काम बसपा के विधायक आपसे संपर्क साध रहे थे, बीजेपी के भी विधायक संपर्क साध रहे हैं क्या आपके साथ? नहीं, संपर्क साधना क्या होता है? संपर्क क्या होता है?
ये तो आत्मा की आवाज पे वोट दिए हाँ, जाते हैं। चलिए आपकी आवाज संपर्क में से कहते कुछ तो नहीं आत्मा होता। की आवाज, उसी आत्मा की आवाज पर पहुंच रहे हैं क्या अखिलेश की ओर खींच रहे हैं वो लोग? संपर्क हमारा टूट गया। कमर अली साहब, इनको जो स्ट्रॉन्ग मैसेज पिछली बार देना था वही स्ट्रॉन्ग मैसेज ये पिछली बार भी दे पाए और कोशिश ये इस बार भी कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की। तो बीजेपी जो अपने लिए बहुत ही सहूलियत समझ रही थी सीटों को जीतने में, ये कह रहे हैं कि उतना आसान भी नहीं है आपका इस वक्त मुकाम को पाना। कमर अली साहब, कमर अली का भी हमारा साथ संपर्क फिलहाल टूट चुका है, लेकिन कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी इसमें? मनोज तिवारी जी, एमएलसी के चुनाव में कांग्रेस की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, लोकतंत्र में सत्ता अंक गणित का खेल है और जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से हमारा संख्या बल बहुत कम है और उसके आधार पर बिल्कुल भी हम स्पष्ट मानने को तैयार हैं कि विधान परिषद की सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में नहीं जा रही है और ना हम उसके प्रत्याशी है। अब रही बात समान विचारधाराओं का समायोजन, तो देखिए कांग्रेस जो है धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते आ रही है और उस मूल विचार के ऊपर जिन जिन दलों का हमारे साथ समर्थन है या जिनके विचारधाराओं के साथ हमारा संयोजन है, निश्चित रूप से हम उनको समर्थन करेंगे। हालांकि इस पर बैठक होनी है, विधायक दल का बैठक होगा और जो दल का निर्णय होगा उसके आधार पर हमारे पिछली बार साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि अगर समाजवादी पार्टी को हराने के लिए किसी पार्टी के साथ जाना पड़े तो वो जाने में गुरेज नहीं करेंगी। तो कांग्रेस का कोई ऐसा स्टैंड है क्या? देखिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट बताता हूँ। दरअसल कांग्रेस जो है वो एक राष्ट्रीय दल है और कोई भी अपना निर्णय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लेती है। अब जहां तक सवाल बसपा का है तो आपको भी पता है उत्तर प्रदेश में बसपा का जनाधार समापन की ओर है और देश के किसी भी भूभाग में जो बसपा है वो आपसे ज्यादा विधायक हैं, आपसे ज्यादा सांसद हैं, आपसे ज्यादा वोट प्रतिशत है और आप उनको बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं और अपने आप को रख रहे हैं बिल्कुल ऊपर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आत्मविश्वास अच्छा है। पहले भी बोला मेरा सवाल आपसे ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि जिस भूमिका में आप हैं वहां आप किसी की भूमिका को बिगाड़ जरूर सकते हैं और किसी की भूमिका को आप बना सकते हैं। आप उस भूमिका में आपका क्या रोल होगा? जो हमारी विचारधारा है, जो उनके साथ समानता है, समाजवादी पार्टी के साथ इससे पहले भी आपने हाथ मिलाया, गठबंधन आपने उनके साथ पहले भी किया और पिछली दफा भी लोकसभा चुनाव में आप तमाम कोशिशें करते रहे कि इस गठबंधन का हिस्सा आप भी बन पाए, जिसका आप नहीं बन पाए थे, महागठबंधन जिसमें मायावती भी थी। तो अब क्या होगा? आप भी कुछ ऐसा स्पष्ट कर सकते हैं क्या? कांग्रेस के पास में कोई ऐसा स्पष्ट संदेश है क्या? हमारा नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है। जो धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के ऊपर अपनी राजनीति करते हैं वो हमारी समान विचारधारा के लोग हैं और हम उसी आधार पर राजनीति भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि जिन लोगों को कांग्रेस की विचारधाराओं के साथ सहमति है वो हमारे साथ आए, हम उनका समर्थन करेंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, कांग्रेस खुलकर बोलने को तैयार नहीं, वो ये कहते हैं समान विचारधारा, तो क्या आप कांग्रेस का साथ लेंगे? भाई देखिए, ऐसा है कि खुल के बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। जहां आत्मा की आवाज चलती हो और वोटिंग चलती हो वहां खोल के बोलने की क्या जरूरत है? और वो वक्त काल परिस्थिति सामने आ जाएगी। जी आपको याद है ना पिछली बार जब उनके विधायकों ने अखिलेश से मुलाकात की तो उन्होंने खुलकर बोला कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर उनको किसी पार्टी के साथ जाना पड़े, उसका साथ देना पड़े, तो उसमें कोई परहेज नहीं करेंगी। तो वो तो खुलकर बोल सकती है, तो कांग्रेस खुलकर क्यों नहीं बोल सकती? ऐसी इसमें क्या डिप्लोमेसी है? नहीं पूजा जी, आप अर्ध सत्य बोल रही हैं। आप अर्ध सत्य बोल रही हैं। पूरा सत्य क्या है? कपिल जी आपने आरोप लगाया तो बता दीजिए कि पूरा सत्य क्या है? पूरा सत्य यह है कि जब उनके विधायक हमारे यहाँ आ रहे थे तो वो उनके अपनी पारिवारिक झगड़ा था, हमारे से कोई लेना देना नहीं था। ये जरूर था कि उत्तेजना में उन्होंने ये बयान दिया था बहन मायावती ने, और बहुत लाजमी है किसी के लिए इस तरह का बयान दे जाना। लेकिन एक चीज याद कीजिए कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके का समर्थन देना तो सोच भी नहीं सकता है कोई। उन्होंने ये भी बात कही थी। तो दोनों बात को प्रस्तुत कीजिए। हम उनके ऊपर या उनके प्लस या माइनस पे हम नहीं केंद्रित हैं, एकदम आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं। हम तो केवल उन विधायकों की आत्मा की आवाज पर हैं
जो भारतीय जनता पार्टी की ऐसे नीतियों के कितने साथ विधायक हैं नहीं जिनकी आत्मा की आवाज आप तक पहुंच रही है? क्योंकि आपने कहा अर्ध तो सत्य, फिर- जो आपने कहा मैंने भी वही कहा, लेकिन आपने उसमें एक और पॉइंट जोड़ दिया, उसमें आपने भावनात्मक भूमिका उनकी जोड़ दी। चलिए उस बात पर नहीं जाते, लेकिन आपने क्योंकि कहा कि आत्माएं जो हैं, जिनका आत्मिक भाव है आपसे जुड़ा हुआ है, कितनी ऐसी आत्मिक भाव हैं जो आप तक पहुंच रही हैं इस वक्त? देखिए, हमें ये नहीं पता कि कितनों की जुड़ी अब हुई। आपने जो अपना हमने दूसरा ये कहा प्रत्याशी है उतारा कि है, जाहिर सी बात जो है अपनी आपने बहुत ही आत्मा नाप की तोल के आवाज कुछ ना कुछ सुनेंगे। सोच के तो ऐसा किया होगा। अब समाजवादी पार्टी 2022 में आने की तैयारी कर रही है, तो ऐसे ही तो बिना आधार के तो कुछ कहेगी नहीं, कुछ करेगी ये नहीं। पूरा यकीन है, ये हमारे पूरा यकीन है, कहीं ना कहीं से हमें भी आत्मबल है, तभी हमने प्रत्याशी उतारा है। और मैं आपको कह रहा हूं कि आत्मा की आवाज तो वोटिंग के समय चेक होगी कि किसने किसकी आत्मा की आवाज सुनी, किसने किसको दिया। इसमें कोई खेत मेड़ की लड़ाई तो है नहीं, वैचारिक लड़ाई है। और ये बताना पड़ेगा लोगों को कि कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, सांप्रदायिकता की नीति के साथ खड़ा है, और कौन विकासवादी परक और सेकुलर के साथ खड़ा है, जो कि समता मूलक समाज की स्थापना की बात करती है। तो वो दल अपने आप केंद्रित होंगे, वो अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे। इनके भी दल में जो आत्मा की आवाज सुनेंगे, जिनको जो है सहिष्णुता में विश्वास होगा, ज्यादा कौन सा जिनको दल होगा? वो विकासवादी बसपा सोच होगा में क्या? विश्वास होगा, वो भी बसपा आएंगे। के विधायक ज्यादा सुनेंगे क्या आत्मा की आवाज को? अब क्योंकि आप इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपके पास आत्मबल है, तभी आपने अपना दूसरा प्रत्याशी उतारा, तो जाहिर सी बात है ये आत्मबल और ये आत्मा की आवाज आप तक पहुंच रही होगी। और किस पार्टी की आत्मा की आवाज ज्यादा पहुंच रही है, ये भी आपको पता होगा। हमें विधायकों की आत्मा की आवाज मिल रही है, जो समय समय पे इनके विरोध में इनके अपने भी उतरते रहे। मैं तो बहुत सीधी बात कह रहा हूं, आत्मा की आवाज तो निकलती है, और ऐन मौके पे पता चलेगा। कसौटी पे आने दीजिए, समय आने दीजिए। मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि आप अन्य की क्यों बात कर रही हैं। समय समय पे इनके विधायक ने इनके भ्रष्टाचार को खोला है, इनकी नीतियों के साथ नहीं खड़े रहे हैं। 200 विधायक इनके विरुद्ध आंदोलन किए हैं, और हम लोग के साथ खड़े रहे हैं। वो अपनी अंतरात्मा की आवाज चेक करेंगे कि उनको सहिष्णुवादी विकासवादी सोच के साथ जाना है, या अहिष्णुवादी सोच के साथ जाना है, या भ्रष्टाचारवादी सोच के साथ जाना है, जिसने राम राज्य की बात की थी। और राम राज्य तो कमर छोड़ अली दीजिए, साहब, रावण आपने राज से भी तमाम बदतर ये राज्य कह रहे दे हैं कि दिया। आप इन तक बहुत सारी आत्मा की आवाज पहुंच रही है, ऐसे विधायकों की जो जिनकी आत्मा की आवाज उन्होंने सुनी, और अब उनकी आत्मा की आवाज उनको समाजवादी पार्टी की ओर लेकर जा रही है। जी जी जी, आत्मा की आवाज की बात में जवाब दे देंगे। हाँ। देखिए, ये जो चुनाव होता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो, ये विधायकों की संख्या पे होता है। हमारे पास 319 है, इनके पास 48 है। इनकी आत्मा की आवाज, जब एक राज्यसभा उम्मीदवार पिछली बार उतारा था, राम गोपाल वर्मा जी को खड़ा किया था, तो तब भी आत्मा की आवाज सुनी होगी। आज जब इन्हें 2 प्रत्याशी उतारे, तब भी आत्मा की आवाज सुनी थी, और उस समय भी इनके पास वही विधायक थे, और आज भी इनके पास वही विधायक हैं। तो आत्मा की आवाज तो समाजवादी वाले लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं। कल अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव लड़ लेंगे, ये तो कहेंगे आत्मा की आवाज थी, भाई हमने वहां चुनाव लड़ लिया। चुनाव संविधान के हिसाब से होता है। चुनाव जो होता है संख्या के हिसाब से होता है, आत्मा की आवाज पर थोड़ी होता है। कल कह दे हम अमेरिका का चुनाव लड़ेंगे। हेलो, हाँ सुन रही हूँ कमर अली साहब, हेलो, आवाज मिल रही है कमर अली साहब? चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। कमर अली, प्रवक्ता बीजेपी मनोज तिवारी, नेता कांग्रेस हमारे साथ में हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव भी लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कमर अली साहब, समाजवादी पार्टी को पूरा भरोसा है कि 2 सीट तो उनकी पक्की है? देखिए, आपका हमारा रास्ता कट गया था, बात हमारी आपकी छूट गई थी बीच में। जी कमर अली साहब। पूजा जी देखिए, ऐसा है कि ये जो चुनाव होते हैं, चाहे राज्यसभा का हो चाहे विधान परिषद का हो, विधायकों की संख्या डिपेंड करता है कि संख्या हमारी कितनी है। तो आपने देखा कि पिछली बार राज्यसभा राम गोपाल वर्मा जी को जो भेजा गया था, जो उनके यादव जी हैं, उनको भेजा गया। उसके बाद एक राज्यसभा सीट इन्होंने प्रत्याशी खड़ा किया था, बीएसपी ने खड़ा किया था। हमने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे संख्या के हिसाब से, वो सामने आपके रिजल्ट है। अब आज इन्होंने 2 खरीदे हैं, तो ये बता रहे अंतरात्मा की आवाज पे खरीदे हैं। तो अंतरात्मा इनकी, मुझे लगता है कि कल कह देंगे कि अभी हमें अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव हमें लड़ना है, तो उसकी अंतरात्मा की आवाज आई थी, तो वहां चुनाव लड़ेंगे, बोलेंगे वहां के सांसदों से हमारी बात हो गई है। तो देखिए, सब बचकाना बातें हैं, इसे अंतरात्मा की आवाज नहीं होती है। इसमें सीधा सीधा सा एक फिगर होता है, उस फिगर के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि दोनों उच्च सदन होते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो। विधान परिषद प्रदेश का होता है, और राज्यसभा जो होता है आप जानती हैं
कहाँ का होता है। तो जब हम संख्या की बात करते हैं, हम जो अपनी संख्या उतारेंगे, अपना जो हमारे पास 319 विधायक हमारे पास, उसके हिसाब से हम उतारेंगे। इनके पास 48 विधायक हैं, अब उस हिसाब से उतारते हैं। ये देखिए, अभी बहुत सी चीजें बेनकाब होंगी इसके अंदर पूजा जी। बेनकाब ये होगी जिस तरीके से, क्या देखिए बेनकाब अभी बेनकाब पूजा जी ये होगा कि सत्ता के लिए इतने ये गिर जाते हैं कि कभी कांग्रेस से 27 साल बेहाल से कभी ये गठबंधन कर लेते हैं, कभी मायावती जी से गठबंधन कर लेते हैं, कभी कहते हैं मैं छोटे दल से करूंगा। देखिए, सत्ता के लिए छटक पटक रहे हैं। ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से हमें सत्ता हासिल करना है, और ये आवाम जान कपिल श्रीवास्तव, छटपटाहट इतनी ज्यादा हो गई कि आप हवाई बातें कर रहे हैं। अरे, जो सीधे सरकार खरीद ले रहा हो और सरकार गिरा दे रहा हो, जिसके पास इतना पैसा हो कि वो 22 एकड़ में दिल्ली के अंदर 4200 करोड़ रुपए का 7 सितारा अपना कार्यालय खड़ा कर रहा हो, जिसके जहां विधानसभा में सदस्य होते हैं वो वहां सरकार बना रहा हो, गोवा के अंदर जिस तरीके से इन्होंने किया, मिजोरम के अंदर जिस तरीके से किया, राजस्थान में जिस तरीके से प्रयास किया, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर आपदा का लाभ लेने का काम किया, वो पार्टी अब आई है साम दाम दंड भेद दूसरे को अपना चेहरा दिखाने। इनका चेहरा उजागर है कि खरीद फरोख्त के ऊपर अगर किसी ने इनको चपाट रखने का काम किया था, तो जब उत्तराखंड में इन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराने की कोशिश की थी, तो अदानी हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाया। तो ये तो साबित लोग हैं, दोष सिद्ध लोग हैं इस चीज में। पेटेंसी इनके पास है खरीद फरोख्त की। ये क्या जाने आत्मा की आवाज, ये तो उन जजों की भी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते, जिन्हें बाद में ये राज्यसभा का सांसद बना देते हैं और उन्हीं पे यौन अत्याचार का आरोप भी लगाते हैं। तो ये है ये पार्टी विद द डिफरेंस, जूतम पैजार करने वाली पार्टी, जिसके सांसद अपने विधायक पे जूतम पैजार करके और अपने ही विधायक को चमड़ी का सौदागर बतावे, वो है ये पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी। ये मुद्दे पे बात नहीं करते। कहाँ जा रहे हैं आप? इनके ना मैच सही है, ना इनको गुणा आता है, ना भाग आता है। ये बैठे अपना प्रपंच गा रहे हैं। मैंने इनसे कहा, आपके 309 विधायक हैं, जवाब आप परपंच रचना दीजिए ना, इसके बात का जवाब कमर अली साहब। 309 है इनके और 33 को भाग दिलवाइए। पूछिए 19 से ज्यादा कहाँ ले पाएंगे? इनको 18 से 20 विधायकों की शपथ दिलवाई थी। पूछिए तो खरीद रहे हैं, ये बतावे। इनसे पूछिए तो जरा सा, कहाँ की बात करते हैं ये? रोमेश भंडारी जी से खरीद रहे हैं, क्योंकि ये खरीद फरोख्त में विश्वास रखने वाले लोग हैं। डिवाइड एंड रूल, ये सारी चीजें अंग्रेजों से किया था। पूछिए इनसे, पूछिए अंग्रेजों के लोग हैं, ये दलाली करने वाले लोग हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं कमर अली साहब, क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं सच्चाई? कपिल भाई, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। संविधान को आप लोगों ने तार-तार किया था। रोमेश भंडारी यूपी के गवर्नर थे, आपने राता कल्याण सिंह की सरकार को गिराने का प्रयास किया था, और जगदीशा पाल को आपको याद होगा, आपने मुख्यमंत्री बनवाया था। मालूम है आपको? हाईकोर्ट से आदेश हुआ था, तब जाके ये हुआ था। संविधान को तो आप तार-तार करते हैं, संविधान को आप तार-तार करते हैं, संविधान के साथ आप खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। क्या हुआ है वाह भाई कपिल जी? संविधान के साथ आप खेलते हैं, रात में मुख्यमंत्री बर्खास्त कराते कांग्रेस के साथ मिलके, कांग्रेस के साथ अन्य दलों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बर्खास्त कराते हैं, बर्खास्त किया जाता है। बताइए तो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे चलिए, ये सब बातें छोड़िए, ये बताइए कि आंकड़ा किसके पास है? ये जो बात कर रहे हैं कमर अली साहब की, ये तो 2 जीत जाएंगे। इनके पास में आत्मबल है और इनके पास में आप, हो सकता है कि आपके भी कुछ विधायक इनके संपर्क में हो, जिनकी आत्मा की आवाज इन तक पहुंच गई हो। की बात होती है, अंतरात्मा की आवाज पर राष्ट्रपति चुनाव ऐसा तो नहीं कमर अली साहब, अभी तक तो सिर्फ बसपा के विधायकों पर नजर थी, ऐसा तो नहीं कि जैसा आपके विधायकों पर भी नजर हो। कपिल श्रीवास्तव बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं आपके विधायकों पर भी नजर हो इनकी। कमर अली साहब, कमर अली साहब, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सवाल यही है कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल श्रीवास्तव जी, ऐसा तो नहीं कि अभी तक तो सिर्फ बसपा के विधायकों पर नजर थी, या मान लीजिए चलिए आपकी हो सकता है कि आपको ये बात शायद मेरी बुरी लगे, लेकिन आपकी भाषा में बोले तो हो सकता है कि उनकी आत्मा जो जाग चुकी है
और इसीलिए वो आपकी और उनको घसीट रही है। तो बीजेपी के भी है क्या कुछ ऐसे ही विधायक जिनकी आत्मा जाग चुकी है और आपकी तरफ दौड़ रही है? पूजा जी, सबसे सीधी सी बात आपको मैं कह रहा हूं कि देखिए 200 विधायकों ने इन्हीं की अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया था और आत्मा की आवाज सुनी थी कि नहीं सुनी थी? उन्होंने उन्हीं सब बातों को उठाया था जिन बातों को हम लोग उठा रहे थे। वो हम लोग के साथ खड़े थे। वो आत्मा की आवाज सुनेंगे। उनको अपने 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 वोटों से एक सही विधायक अपने लिए चुनना है जो फिर आपने 2 उम्मीदवार क्यों उतारे हैं? जब 200 की आवाज आपके साथ में है, वो आपकी आवाज में आवाज यानी आपके सुर में सुर लगा रहे थे, तो फिर 2 क्यों प्रत्याशी उतारे हैं? फिर तो आपको उस आंकड़ों के हिसाब से और लोग उतारने चाहिए थे। जब उनकी आत्मा जाग चुकी है और आपकी और उनकी आत्मा की आवाज बराबर बराबर है, एक जैसी है, तो फिर आपको और प्रत्याशी उतार लेने चाहिए थे। सिर्फ 2 पर ही क्यों सिमट गए? मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। हमने 2 प्रत्याशी अपने इसीलिए उतारे हैं कि आत्मा की आवाज चेक हो सके, क्योंकि अभी तो विधानसभा बची हुई है। मतलब आप खलबली मचाना चाहते हैं? तो टक्कर हुआ है। मतलब आप खलबली मचाना चाहते हैं? पिछली बार खलबली मचाई थी आपने, अब फिर से खलबली मचाना चाहते हैं? नहीं, खलबली नहीं। समाजवादी पार्टी खलबली में विश्वास ही नहीं करती। हम लोग तो वो है कि जो सत्ता परिवर्तन में ही विश्वास नहीं करते। हाँ। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। हाँ। और विकासवादी सोच को लेकर के सत्ता अगर छोड़नी भी पड़ती है तो शुचिता का यज्ञ करके हम लोग अपना परित्याग कर देते हैं सत्ता का। लेकिन हकीकत यही है कि अपनी विचारधारा से हम लोग समझौता नहीं करते। मनोज तिवारी जी, ये अपनी जो आत्मा की आवाज उसके साथ में कोई समझौता नहीं करते, लेकिन फिर भी कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? पूजा जी पहले भी बोला कि दरअसल क्या है कि विधान परिषद के चुनाव में अंक गणित की विशेषता है। निश्चित रूप से मैं किसी कार्तिक की बातों से इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर आपके पास संख्या बल होगा तो आपके सदस्य निर्वाचित होकर सदन में पहुंचेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने जो अपना एक और प्रत्याशी उतारा वो आपके भरोसे भी उतारा है क्या? पूजा जी मेरी बात को सुन लीजिए। आपने सवाल कांग्रेस से किया है, मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ जो कांग्रेस की विचारधारा है। मैंने आपको ये बोला कि हम तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास इसलिए नहीं करते। अभी कमर आलम साहब की मैं बात सुन रहा था जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं कि शायद हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास का वो काला दिन था जब आज की तारीख में वर्तमान व्यवस्था में गोवा, मिजोरम, मणिपुर ये तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का नंगा खेल खेला। दूसरी बात, वो बार बार कहते हैं कि शुचिता, शालीनता और सिद्धांत। मुझे सिर्फ समझ में नहीं आता कि जिस संगठन को पूरी दुनिया ने एक बार उग्रवादी संगठन तक का नाम दे दिया था और इन्होंने ही कहा था, इन लोगों के द्वारा ही इस बात के लिए कहा गया था कि ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगने चाहिए। मनोज जी, और मैं आपसे सवाल कुछ पूछ रही हूं, लेकिन आप अपनी बात कर रहे हैं। पूजा जी मैं आप अपनी बात कीजिए, आप बिल्कुल बात कीजिए, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। समाजवादी पार्टी ने अगर अपना एक और प्रत्याशी उतारा, आप तो इस वक्त उस नंबर गेम में है नहीं कि आप अपना कोई प्रत्याशी उतार पाए, लेकिन हाँ आप उस कंडीशन में जरूर है कि आप किसी का खेल या तो बना सकते हैं या किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया तो उस बात का जवाब दिया क्या कि जो हमारे समान विचारधाराओं के लोग हैं, कौन है आपकी समान विचारधारा? आप खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे कि कौन है आपकी समान विचारधारा जिनके साथ इससे पहले भी आपने हाथ मिलाया? वो बोला है कि वो तमाम दल, वैसे दल जो आज चुनावी मैदान में है और कांग्रेस की विचारधारा के साथ सहमति रखते हो, निश्चित कांग्रेस उस पर विचार करेगी। अब तो ये उनको तय करना है कि उनको कांग्रेस के साथ आना है या अन्य विचारधाराओं के साथ जाना है। कपिल श्रीवास्तव जी, एक तरफ आप लोग बोलते हैं कि किसी भी बड़े दल से आप लोग गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन जब बारी यहाँ पर आती है एमएलसी चुनाव की, तो फिर इससे भी कोई परहेज नहीं होगा या फिर उसमें भी वही अड़े रहेंगे कि हम जो बड़ी पार्टियां उनके साथ तो कोई संबंध लेंगे नहीं, ना उनका हम कोई एहसान लेंगे, ना उनकी संख्या बल का हम इस्तेमाल करेंगे? देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी चीज आपको बतावें कि देश बड़ा होता है, कोई पार्टी और कोई विचारधारा बड़ी तब होती है जो कि देश के लिए घातक हो, तो उसके साथ हम नहीं खड़ा हो सकते। बहुत सीधी सी बात आपको कह रहे हैं कि कांग्रेस से हमारा 2017 में गठबंधन हुआ था, उससे पहले हमारा कोई गठबंधन नहीं था। लेकिन माननीय सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी खड़े होते थे या एक दो जगह अलग सीट पे हम सम्मान में उनके क्यों छोड़ते थे? इसलिए छोड़ते थे कि समाजवादी पार्टी आज भी कहती है कि कांग्रेस जो है एक सेकुलर पार्टी है।
और इस देश के लिए उसने पुरुषार्थ किया है। अच्छा, कांग्रेस सेक्युलर पार्टी है तो बीजेपी कैसी पार्टी है? हम तो केवल कांग्रेस सेक्युलर है और बीजेपी कैसी है? ये भारत बनाने वाली पार्टी। कांग्रेस सेक्युलर है और बीजेपी कैसी पार्टी है? दंगा नाच नाचती है। ये पैसे के बल पर सरकार बनाने वाली पार्टी है। ये कभी किसी की आत्मा की आवाज न सुनती है, न सुनने के लिए तैयार है। पर आपने मेरी बात का जवाब गोल बोल कर दिया। कपिल श्रीवास्तव जी, मैंने आपसे बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आपने बहुत ही, अखिलेश यादव ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम किसी भी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे। उसके बाद जब आज बात आती है तो आप फिर आत्मा की बात भी कर रहे हैं और आप ऐसी ताकतों को रोकने की बात भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कही हुई बातें राजनेताओं की कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, वक्त वक्त पर ही बदलती रहती हैं। देखिए, आपके देखने का नजरिया। मैंने तो आपको स्पष्ट इस बात को कह दिया कि हमारे जब कांग्रेस के साथ हम गठबंधन में नहीं थे 2017 के पहले ही, नहीं, अभी तो कांग्रेस की जरूरत है कि नहीं? हम अपने अपनी उस दूसरी सीट के लिए आपको कांग्रेस की जरूरत है कि नहीं? कांग्रेस के साथ साथ आपकी नजर उन बसपा के विधायकों पर भी है। हमारा गठबंधन नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन नहीं होगा, लेकिन हम तय करेंगे कि कहां हमें अपना प्रत्याशी देना और कहां नहीं देना है। लेकिन इस चुनाव में इस दूसरी सीट के लिए कांग्रेस का साथ लेने से कोई परहेज नहीं है। मतलब इनका 5 का आंकड़ा आपके साथ जुड़ गया। अरे परहेज की क्या बात है? अगर लोकतंत्र मतलब में नहीं है ना परहेज, वही तो कह रहे हैं ना, कोई परहेज नहीं है ना कांग्रेस के विधायकों से। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ठीक है, कांग्रेस के विधायकों से इनको कोई परहेज नहीं है। कमर अली साहब, मतदान से बड़ा कोई दांत है क्या? मतदान से बड़ा कोई दांत इतना है? खुश हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कुछ ना कुछ तो तिकड़म लगाया, तभी अपना दूसरा प्रत्याशी उतारा है। तिकड़म नहीं, तिकड़मबाज बहुत पुराने हैं। ये तो तिकड़मबाज तो आवाम को ठग लेते हैं, ये तो तिकड़मबाज वोट के तो नाम पे उसके बाद राजनीति परिवार को फायदा देते हैं। ये सब तो परिवारवाद इनको नाम रखना चाहिए, समाजवाद में फायदे रखे हुए हैं ये सब। आप ये भी बहुत संविधान की बात कर रहे थे कपिल जी। कपिल जी, आपने 8:30 में रात में माननीय मुख्यमंत्री जी कल्याण सिंह जी को हटाने का एक तरीका अपनाया। उसके बाद आपने एक अपने मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट किया। उसके बाद जो था करके आपने राजभवन में 8:30 में शपथ दिलवा दी, जिसने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो था फिर उसके बाद दूसरे दिन डिसीजन किया। फिर उसके बाद आपने उसका अंजाम देखा। अरे संविधान को आप तार तार करते हैं। आपने लोकतंत्र की हत्या करी है। आपने लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत करी हिंदुस्तान में। आपने लोगों को बताना चाहा है कि कैसे लोकतंत्र की हत्या होती है। क्या आपको वो दिन, काला दिन याद नहीं आपको, जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद रात में आपने खरीद फरोख्त करी थी? आपने किस तरीके से खरीद फरोख्त करने के बाद आपने किस तरीके से एक जनता की चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने हटाने का प्रयास किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करके उसको खत्म किया था? शर्म नहीं आती आपको? शर्म आती हो आपको? यही तिरंगा झंडा 60 साल तक नहीं लगाया था। आखिर 60 साल तक आपने क्यों नहीं इस तिरंगा को अपने आत्मसात किया था? आप क्यों नाथूराम गोडसे की पूजा करते और हिंदू महासभा से करवाते हैं? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप गांधीवादी जो छवि अब लेके आना चाहते हैं, कि दरअसल देश ही नहीं पूरे विश्व के साथ आप धोखा कर रहे हैं। सच्चाई को आपको ग्रहण करना चाहिए। आप संविधान विरुद्ध लोग हैं। आप देश की आत्मा की आवाज सुनना नहीं चाहते हैं। आप केवल मन की बात करते हैं। आप जनता के मन की बात नहीं सुनना चाहते हैं। किसानों को आंदोलन करने के लिए सिंध बॉर्डर में बैठाए हुए हैं। 100 से ज्यादा किसान हलाक हो चुका है आपके तानाशाह नीतियों के वजह से। फिर भी आपका सीना नहीं पसीज रहा है, क्योंकि दोनों ही परिवार वाले लोग नहीं है जो यहाँ पर मुखिया बने हैं और जो दिल्ली के मुखिया बने। इनका कलेजा नहीं पसीज रहा, इसलिए आपको छोटे दलों से परहेज नहीं, बागियों से परहेज नहीं, कांग्रेस से परहेज नहीं। पूजा जी क्या पूछिए, फिर से पूछ लें। कपिल जी, मेरा सवाल ये है कि इसी वजह से, क्योंकि इनका कलेजा नहीं पसीज रहा, क्योंकि आप पे कह रहे हैं कि इनका कलेजा नहीं पसीज रहा, इसलिए आपका कलेजा बाकी और बागियों के लिए पसीज रहा है, कांग्रेस के लिए पसीज रहा है। मैं तो बागी मानता ही नहीं किसी। बागी तो अंग्रेजों का निकाला हुआ शब्द था, जो कि आजादी के मतवालों के लिए निकाला गया था। आपकी पार्टी से कोई बसपा में चला जाए, बसपा की नेता से जाकर मिले, उसको क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बहुत सीधी सी बात है। अगर कोई आदमी अपनी आत्मा की आवाज कहना चाहता है तो हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं।
किसी भी दल के खुले रहते हैं। नहीं इसमें कौन आपकी सी बड़ी पार्टी बात से है? अगर कोई ऐसा ही करे सेम टू हमारे सेम, नेतृत्व में आस्था रखता है, हमारी विचारधारा अगर में आस्था आपकी रखता है, पार्टी में हमारे आकर भी कोई विचार कहे कि अखिलेश कार्यक्रमों में यादव तक आस्था रखता हमारी है, पहुंच उसके नहीं लिए है, सर्वथा वहां पर हमारे तो राज्य उनके खुले हुए। मैनेजर उनको घेर के बैठे रहते हैं, और आपकी पार्टी से कुछ लोग ये कहकर बीजेपी, बसपा, कांग्रेस का रुख कर जाए, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत आजादी सीधी सी के बात है। दीवाने। आप चुनाव के अंदर आत्मा की आवाज सुनिए, किसकी आत्मा की आवाज कहाँ है? हम तो सिर्फ इतनी बात कहेंगे, कयासबाजी से कोई मतलब ही नहीं। हमने अगर 2 सीट के लिए अपने प्रत्याशी दिए हैं तो आपको बता रहे हैं कि जीत लगभग सुनिश्चित है, तभी दिए हैं। कुछ जवाब दे रहे हैं कमर अली साहब, बोलिए कमर अली साहब। संख्या की बात होती है, आत्मा की आवाज थोड़ी होती है। आत्मा की आवाज आपने सुनी नहीं क्या 17 में? 19 में आपने आत्मा की आवाज नहीं सुनी आवाम की? क्या ऊपर नहीं की हिंदुस्तान की मनोज जी आ रहे हैं। आत्मा की आवाज आवाम की कहते हैं। आत्मा की आवाज जो होती है आपने सुनी नहीं क्या? आवाम की नहीं सुनी आपने क्या? अरे आत्मा की आवाज आपने, आप विधायकों की संख्या की बात करिए, काबिलाना बात करिए चैनल पे बैठ के। आप ये बताइए कि आप जो है संविधान को तार तार करते हैं, रात में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री को हटवाते हैं आप राजभवन के जरिए। आप बताइए हाईकोर्ट के जरिए वापस आपने संविधान को किसने तार तार किया? बताइए तो हमें आप। अरे भाई, आप छल कपट से राजनीति करते हैं। आपने कांग्रेस के साथ मिलकर 2017 में आपने गठबंधन किया, 2019 में आपने मायावती के साथ गठबंधन किया। आप छल कपट की राजनीति छोड़िए, छल कपट मत करिए, मत कर छल कपट। आप सीधी सीधी बात करिए कि आवाम ने आपको संदेश दिया है, अपनी अंतरात्मा की आवाज से उन्होंने हटाया है आपको। और यकीन मानिए कि 2022 में अंतरात्मा की आवाज आपको ऐसी सुनाई देगी कि आप कहीं नजर नहीं आएंगे। आपके 2 विधायक भी नहीं बन पाएंगे। मैं आपको चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, बात समझिए। अंतरात्मा की आवाज आप पहचान ही नहीं पा रहे आवाम की। लफाजी बातें चैनल बैठ के नहीं होती हैं, एसी के कमरों में नहीं होती हैं। आप लोग एसी के कमरे में बैठ के लफाजी की बातें करते हैं, आवाम की बात नहीं करते हैं। जब सत्ता पा जाते हैं तो एक ही परिवार 36 दाल बत्तियां गाड़ियां दे देते हैं आप लोग। क्या ये समाजवाद है? अरे परिवारवाद पार्टी रखिए इसका, आराम से खाइए पिए, एसी में मौज करिए। आप लोग समाजवाद हटाइए, समाजवाद हटाइए, आप परिवारवाद कहिए। अंतरात्मा की आवाज राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे अमेरिका का जाके, बताइए तो हमें। कमर अली साहब, आपने कपिल श्रीवास्तव की बात को भी सुना कि नहीं? ये कहते हैं कि आपके 200 विधायक आपके खिलाफ खड़े हो गए थे। अरे भैया, इनके तो परिवार के लोग खड़े, हालात आप देख रहे, क्या इनके चाचा इनके खिलाफ खड़े हो गए? तो कहां से बात करेंगे? ये तो जिन समाजवादी खड़े, समाजवादी लूट लिए, नहीं तो कैसी बात कर रहे हैं? चाचा को घर के बाहर खड़ी करी थी, अब्बा को बाहर कर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा ये बताइए कमर अली साहब, कर रहे हैं ये 12 में से कितनी सीटें आपके खाते में हैं? कमर अली साहब, 12 में से कितनी आपके खाते में है? ये तो कह रहे हैं आपके खाते में सिर्फ 9 आती है, आपके पास उतना ही नंबर गेम है। हम जनसंख्या की बात करते हैं पूजा, जनसंख्या के हिसाब से हमारी 10 सीटें आ रही हैं। हम ईमानदार लोग हैं, हम लोग ईमानदारी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग छल कपट की राजनीति नहीं करते। ये छल कपट की राजनीति करने वाले हैं। बाकी की एक सीट के लिए क्या करेंगे? अब्बा को निकाल देते हैं। आप क्या करेंगे दूसरी उस 12वीं सीट जिस पर पेच लड़ाए? तो उसके लिए फिर आपको भी कई और पार्टियों का साथ चाहिए होगा, तो उनसे बातचीत चल रही है कि नहीं? पिछली बार तो बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि अगर किसी पार्टी का साथ देना पड़े समाजवादी पार्टी को रोकने के लिए तो उसमें कोई परहेज नहीं होगा, और पिछली बार का एहसान तो वो चुकाएंगे आपका। तो फिर उनसे सेटिंग हो गई, ये बातचीत हो गई कि नहीं? पूजा जी, एक बात मैं आपको बताऊं, हम अपनी संख्या की बात कर रहे हैं, जो हमारे जो विधायक हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, उसी हिसाब से प्रत्याशी हम अपने उतार रहे हैं। इन्होंने जो इन्हें हम संख्या की बात करते हैं, ये संख्या की बात नहीं। 12वीं सीट के लिए भी तो संघर्ष होगा ना। सारा पेज तो चलिए, आपने कहा कि 10 आपके पास, एक का संख्या बल इनके पास, तो बची बाकी की एक सीट, उस एक पर तो पूरा संघर्ष है। उस एक के लिए आपका क्या संघर्ष है? मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ, आपका क्या संघर्ष है? नंबर गेम के हिसाब से तो आपको भी उसके लिए छोटे छोटे दलों की जरूरत होगी। आपको हो सकता है कि बसपा के विधायकों की जरूरत हो और वो दे भी दे आपको साथ, क्योंकि वो तो पहले कह चुके सभा को रोकने के लिए किसी पार्टी का साथ देना पड़े तो कोई परहेज नहीं। देखिए, छोटे दल हमारे साथ कल भी थे, छोटे दल हमारे साथ आज भी हैं। जो हमारे सहयोगी हमारे साथ है, हमने किसी सहयोगी को भगाया नहीं, हमने किसी को सहयोग दुत्कारा नहीं। ये क्या करते हैं, सबका समर्थन ले लेते हैं, उसके बाद भगा देते हैं। ये भगाने की राजनीति ये करते हैं, स्वार्थ की राजनीति ये करते हैं। हमने स्वार्थ की राजनीति नहीं करते, हम आवाम के लिए चुन के आए, हम आवाम के लिए काम करते हैं। ये आवाम के लिए काम नहीं करते, परिवार के लिए काम करते हैं। इनकी कार्यशैली पूजा जी जो परिवार के लिए है। आज 4 साल तक आपने आरक्षण में आरक्षण नहीं किया, और ओम प्रकाश जी के
पीठ में छुरा मार दिया, उनके 4 विधायक आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपके साथ खड़े हैं, हमने मान लिया वो आपके साथ। और आज विपक्ष में बैठ के ज्ञान बांट रहा हो, ये बताइए मुझे आप, जिसने सबसे ज्यादा सरकार में राज किया हो यूपी में, बाप बेटे नो मिलके इसको 15 साल तक। अरे भैया, बाप बेटे ने राज नहीं किया है, जनता ने राज कराया। आप जनता के ऊपर जो है ये कालिक मत बोलिए। आप देश की जनता के ऊपर विश्वास नहीं करते क्या? अगर 4 बार हमारी सरकार बनी थी उस तो इस जनता के हम शुक्रगुजार हैं जिसने आपको 17 में उतारा, 19 में उतारा और 22 में उतारेगी। वो अंतरात्मा की आवाज कहते हैं कपिल जी, अंतरात्मा की आवाज वो होगी जो आपको सुनाई नहीं दी। अंतरात्मा की आवाज वो थी 17 में, अंतरात्मा की आवाज 19 में थी और अंतरात्मा की आवाज फिर 22 में होगी जो आपको सुनाई देगी। वैसी अंतरात्मा की आवाज नहीं होती है। जहां पे सदस्य विधानसभा होते हैं, वही राज्यसभा चुनते हैं, वही विधान परिषद चुनते हैं, उनको आप कहेंगे अंतरात्मा की आवाज। अरे किसी पार्टी में चुनाव जीत के आते हैं, किसी दल के सदस्य होते हैं, वो उनकी अंतरात्मा की आवाज चेंज कर रहे हैं। वाह भाई वाह, क्या आपका कल्चर है, वाह भाई वाह। रोमेश भंडारी नहीं है इस समय मुख्यमंत्री, रोमेश भंडारी यहाँ नहीं है गवर्नर। ये बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, बेईमानी नहीं कर पाएंगे आप लोग जो बेईमानी किया करते थे आप लोग। नहीं तो एमएलसी का चुनाव कौन बेईमानी से जीतेगा? क्या कमर साहब, कौन करेगा एमएलसी के चुनाव में बेईमानी? कौन करेगा बेईमानी? मनोज तिवारी जी, कौन कर रहा है बेईमानी? ये कह रहे हैं कमर अली साहब की बेईमानी करेगा, कौन करेगा बेईमानी? देखिए, कमर अली साहब की जो बात है, जो उनका व्यक्तिकरण है, वो निश्चित उनके अंतरात्मा की आवाज है। मुझे लगता है दरअसल पूरे हिंदुस्तान में कहीं का भी, किसी भी प्रदेश में अगर आप पूछ लीजिए कि सरकार को गिरानी है तो वहां अमित शाह का नाम आ जाता है। ये इनके गुरुवर हैं, जो इस देश के गृह मंत्री हैं। तो पूरा देश जानता है कि इनका आचरण क्या है और किस प्रकार के स्वच्छता की राजनीति तरह विश्वास करते हैं। अब जिस तरीके की भावना इनकी है, वैसे ही वो दूसरों के बारे में जो सोचते होंगे। कमर अली साहब की जो बात है वो भाजपा की सोच है और उसी के आधार पर भाजपा राजनीति करती है। अगर आज के तारीख में अगर जो बार बार कह रहे थे कि राज्यपाल, इनको एक जानकारी होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में 3:05 पर सुबह में राज्यपाल को विशेष रूप से विधानसभा खुलवाया गया था। ये भी भारतीय लोकतंत्र का एक काला दिन था। तो ये सारी चीजें जो है इनके साथ इतिहास है, इनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। और जो ये व्यक्त कर रहे हैं वो अपनी सोच बोल रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव, अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि बीजेपी बहुत आश्वस्त है 12वीं सीट के लिए, इस बार भी आश्वस्त है। पिछली बार भी आपको याद होगा कि आखिर में आपने भी उम्मीदवार उतारा, उनका उम्मीदवार था, और किस तरीके से पूरी की पूरा मामला आपने, खैर लोग कहते हैं कि आपने जो चाहा वो हो गया। नंबर की ख्वाहिश आपको तब भी नहीं थी, तब भी आप जो साबित करना चाहते थे आपने वो साबित कर दिया। जो आपकी भूमिका थी और जो चाल थी वो आपकी कामयाब हुई। इस बार क्या ये बीजेपी और बसपा के बीच में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं, देखिए एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी और बसपा के बीच में कनेक्शन है या नहीं है, उससे समाजवादी पार्टी का कुछ लेना ही देना नहीं। क्यों लेना देना? इसलिए कि समाजवादी अपने कृतित्वों पर विश्वास करती है, अपने लोगों पर विश्वास करती है, अपने समान विचारधारा के लोगों। तो विरोधियों से, विपक्षी से कोई मतलब नहीं है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। नहीं, बिल्कुल समझती है, क्यों नहीं समझेगी। मैं सिर्फ एक बात यह कह रहा हूं कि किसका अंदरूनी कनेक्शन है, किसका नहीं है, इस पर हमारे यहाँ चर्चा नहीं होती। हमारे यहाँ चर्चा होती है कि इस प्रदेश की जनता की हमें सेवा करनी है, उसके लिए हमें क्या अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। एक बात बसपा बीजेपी के खिलाफ में खुलकर नहीं बोल पा रही समाजवादी पार्टी, है इसमें भी कोई डिप्लोमेसी है, इसमें भी कोई रणनीति है कि बसपा और बीजेपी को, तो आपने हमेशा कहा कि बसपा बीजेपी की बी पार्टी बन गई, आप भी कहते हैं, कांग्रेस भी कहते हैं, लेकिन आप इस बात से आज परहेज कर रहे हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष जो चीजें होती हैं वो उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और हम लोग तो फिर ये कहने से परहेज क्यों कर रहे हैं? मतलब ऐसा कहने से क्यों परहेज कर रहे हैं आप? इससे क्या नफा नुकसान है? मैं सीधी बात ये कह रहा हूं कि बहन मायावती जी ने इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सपोर्ट किया था। कई बार उनकी सरकार आपस में भी बनी, एक दूसरे की बनवाए। ओम प्रकाश राजभर भी हमारे साथ में सुभाषपा से, हम लोगों ने ओम प्रकाश राजभर जी, उसके बाद आवाज पहुंच रही है, मैं आ रही हूँ, कपिल जी आ रही हूँ, कमर अली साहब आ रही हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी आवाज पहुंच रही है आप तक, स्वागत है आपका भी हमारे इस बड़ी बहस में। ओम प्रकाश राजभर जी, अब ये पूरा का पूरा खेल 12वीं एमएलसी सीट को लेकर फंसा हुआ है। अब आपकी बहुत अहम भूमिका है, आपकी भूमिका बहुत ज्यादा अहम इसलिए क्योंकि
आपके पास जो संख्या बल है उसमें आप किसी का खेल बना भी सकते हैं और किसी का बिगाड़ सकते हैं। तो किसका खेल बनाने जा रहे हैं आप इस 12वीं सीट पर? देखिए ना, हम किसी का खेल बिगाड़ने जा रहे हैं ना किसी का बनाने जा रहे हैं। हम अपनी भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाने जा रहे हैं। एमएलसी के चुनाव में क्या रहेगा आपकी भूमिका? किसके साथ में आपको लगता है कि आपकी विचारधारा मैच करती है और वो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल जोन है? अभी हम लोगों ने, विधायकों ने बैठक नहीं की है, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। और फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर किसके प्रति? जैसे बीजेपी के साथ तो आप नहीं जाएंगे क्योंकि पिछली बार इतनी ज्यादा खींचमतान हो गई थी आप लोगों के बीच में, या अब भी गुंजाइश है? बीजेपी नहीं है, बीजेपी को हमारा मकसद है। बीजेपी ओम प्रकाश जी, कंफर्म। बीजेपी से क्या कहा आपने? बीजेपी से क्या आपका कंपटीशन है? उनको रोकना है? बीजेपी के यहाँ तो जाना संभव नहीं है। बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी है। अच्छा, ये पूरे देश में झूठ बोल रही है, हमारे साथ झूठ बोला। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय अमित शाह जी, वर्तमान गृह मंत्री हैं। उन्होंने झूठ बोला हमसे कि नहीं हम लागू करेंगे, और जब चुनाव आ गया तो नहीं लागू किया। कहा कि नहीं हम नहीं लागू करेंगे। और उन्होंने शिक्षा के सवाल पे, स्वास्थ्य के सवाल पे बात किया था कि सुधार करेंगे, सुधार के बजाय यथावत सरकारी स्कूलों की हालत। तो वैसे आपकी दरकार फिर इस चुनाव में फिलहाल के लिए तो आपकी दरकार समाजवादी पार्टी को बहुत है। फिर देखिए, हमारा संबंध न समाजवादी पार्टी से न बहुजन समाज पार्टी से है। हमारा अपना अलग विचार है, अलग सोच है। हम लोग अपना मोर्चा बनाए हैं। हमारे विधायक बैठेंगे, हम चारों लोग कैंडिडेट देख लेंगे क्या है, क्या स्थिति है, तो जो स्थिति होगी उस स्थिति का फैसला लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमर अली साहब, सुन लिया आपने, कपिल श्रीवास्तव आपने भी सुन लिया। छोटे छोटे दलों से बहुत उम्मीदें थी, बीजेपी से तो इनका नाता पहले ही टूट चुका है, अब आपके लिए भी खुलकर नहीं बोल रहे। जी क्या बोला पूजा जी आपने? कपिल जी, मैं आती हूँ। कमर अली साहब, आपने सुन लिया। ओम प्रकाश राजभर आपको तो कह रहे हैं भारतीय झूठ पार्टी है आप, इसलिए आपके साथ तो ना आएंगे, कभी नहीं आएंगे, इम्पॉसिबल है। लेकिन समाजवादी वैसे राजनीति में इम्पॉसिबल होता नहीं। देखिए, राजभर जी जो कह रहे हैं, हमारे सहयोगी दल रहे हैं और बाकायदा कैबिनेट मंत्री रहे हैं। आपने देखा कि हमने बहुत नवाजा हमारी पार्टी ने। अब जो इनको कहना कहने दिया, हम सहयोगी दलों के लिए तो ऐसे लफ्ज अपने मुंह से नहीं निकालते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, आपके लिए भी कुछ नहीं खोलकर बोल रहे, कह रहे हैं कि आपके साथ विचारधारा नहीं मिलती। छोटे छोटे दलों से ही तो आपको उम्मीदें हैं, अब ये भी दूरी बना रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव, हम तो बिल्कुल कहते हैं कि कुछ खुल के बोलने की जरूरत ही नहीं है। आत्मा की आवाज पटल पे सुनी जाती है। अच्छा, वो उन्होंने साफ कह दिया इस बात मतलब को ये कि खुलकर कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन थप्पा लगा देंगे। नहीं, 4 विधायकों की अपनी मीटिंग करेंगे और वो ये तय करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जिसको उन्हें वोट दिया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसी को वोट मतलब इस बार समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेगी पिछली बार की तरह। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी, मतलब इस बार झूठी पार्टी, इस बार सीधे छापा लगेगा। इस बार तैयारी सीधे छापा लगवाने की है, आंकड़ा दिखाने की है। मतलब इस बार रणनीति पर्दे के पीछे चली जाएगी समाजवादी पार्टी की ओर से। रणनीति की है ही नहीं। देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि यहाँ हमने प्रत्याशिता अपनी दी है, जीतने के लिए दी है। कोई भी दल देता है, जीतने के लिए देता है। भारतीय जनता पार्टी भी अगर 10 जल्दी से कमर अली साहब, जल्दी से, बस सिर्फ 30 सेकंड है। देखिए पूजा जी, पीछे मैं आपको बताऊं, जो भी अभी आपके सामने एक बहुत आईना एक सामने आएगा जिसमें समाजवादी अपने आप को देखेगी और आईना आपके सबके सामने होगा। ये किसी भी स्तर तक अपने स्वार्थ के लिए गिर सकते हैं। ये समाजवादी को आपने देखा, समाजवादी ने जो क्रियाकलाप इनका रहा, इनका काम बोलता था, काम बोलने के बाद इन्होंने जो था 27 साल बेहाल के साथ गठबंधन कर लिया। जिनको जेल भेजने की बात करते थे मायावती साहब, उनके साथ गठबंधन कर लिया। देखिए, स्वार्थी लोग हैं ये, स्वार्थी लोग हैं ये, स्वार्थी लोग किसी से गठबंधन कर सकते हैं। इनकी बातों पर यकीन ना करिए, इनकी बातों चलिए, सभी का पर शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इस बार सीधे छापा लगेगा, इस बार सब कुछ सामने अब तभी आएगा जब नतीजे आएंगे। और बीजेपी पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की राजनीति करते हैं, इनको जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं। खैर, 12वें नंबर पर आंकड़ा किसके पाले में जाएगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल
उस संघर्ष को आप जरूर देख रहे होंगे जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज में लगातार चल रहा है। नमस्कार।